उत्तराखंड सरकार में मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड हेल्थ श्री धन सिंह रावत जी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी, प्रोफेसर ओपी गोसाई, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, प्रोफेसर एमपीएस बेस्ट, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर टुडे, फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थीगण, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, मीडिया के कर्मचारी, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आज आप सबके बीच में इस प्रतिष्ठित हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में उपस्थित हूँ। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी और आज ये विश्वविद्यालय डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूट्स की श्रेणी में शामिल है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 50 वर्ष से ज़्यादा समय तक सही दिशा, सही गति और कठोर परिश्रम का ये नतीजा है। अभी कुलपति जी ने आपको बताया कि मुंबई में हुए एक सम्मेलन में यहाँ के छात्रों ने 1-2 श्रेणियों में तीसरा स्थान प्राप्त किया और चौथा स्थान प्राप्त किया। ये उसी कठोर परिश्रम का जो है नतीजा है। मैं कुलपति जी को और उनके पूरे स्टाफ को उनके प्रयासों और कर्मठता के लिए बधाई देता हूं। आज जो है मैं आपके समक्ष जो विचार रखने जा रहा हूं, मुख्यतः 3 बातों पे बात करेंगे हम। पहली चीज़ है स्ट्रैटेजिक कल्चर, यानी कि रणनीतिक संस्कृति, इसके बारे में। ये इसलिए मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि किसी विषयों का ये कहना है कि भारत में इसका अभाव है, तो इसके बारे में बात करूँगा। दूसरा, मैं बात करूँगा राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करूँगा। और आखिरी में मैं उत्तराखंड इस मुहिम में क्या कर सकता है, इसके बारे में बताऊँगा। आप सब जो हैं जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है और सैन्य भूमि के नाम से, दोनों के नाम से प्रसिद्ध है। तो इन दोनों चीज़ों में जो है उत्तराखंड किस तरह से योगदान दे सकता है, उसके बारे में बातचीत करूँगा। सर्वप्रथम मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ये सामरिक सोच जो है जन जन में बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, सिर्फ सेना में यूनिफॉर्म पहने हुए अधिकारियों का ही जो है जिम्मेवारी नहीं है, ये सभी समाज के सभी वर्गों की जिम्मेवारी है। इस भागीदारी में, इस मुहिम में का मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग जो है बंदूक पकड़ करके सीमा पर खड़े हो जाएं, वो तो फौजियों का काम है। इसका मतलब है कि हमारे देश के हर एक वर्ग में सामरिक सोच के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, पब्लिक डिस्कोर्स होना चाहिए, ताकि जो है इसके बारे में जो गवर्नमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, ये सब जो सजग रहें। मैं इसी चीज़ को बताने के लिए एक मशहूर कवि थे साहिर लुधियानवी जी, उनकी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहता हूँ। एक फिल्म थी आँखें, उसमें उन्होंने ये कहा था, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान हो आँखें। हर तरफ के जज्बात की ऐलान हो आँखें, हर तरफ के जज्बात का ऐलान हो आँखें, शोला कभी शबनम कभी तूफान हो आँखें। ये लोकप्रिय पंक्तियाँ उन नागरिकों को समर्पित हैं जो अपनी सजगता और सतर्कता से हमारे देश में आँखों की भूमिका निभा रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, नॉट ऑल सिटीजन्स। वही जो है राष्ट्र का शोला है, वही राष्ट्र का शबनम है और वही राष्ट्र का तूफान भी है। और कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी सतर्कता हमें सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है और इसमें जो है बड़ी सहायक सिद्ध होती है। और अगर हमें भारत को व्यापक रूप से सशक्त बनाना है तो ये सामरिक सोच की जो है चेतना हर एक जन जन में आनी चाहिए। हर एक को उतना ही इन्फॉर्म्ड होना चाहिए नेशनल डिफेंस के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। और ये मुहिम जो है की शुरुआत
स्कूल्स और कॉलेजेस से होनी चाहिए, बचपन से होनी चाहिए। यहाँ एनसीसी कैडेट्स बैठे हुए हैं, वहाँ से शुरू होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए। मुझे पता है कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में डिफेंस और स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें पढ़ाई की जाती है। लेकिन कभी कभी मेरा ये मानना है कि वो ज़्यादा एकेडमिक होते हैं, उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं जो है अगेन कुलपति जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने गढ़वाल राइफल सेंटर के साथ में ये प्रोग्राम किया और बॉर्डर एरियाज़ के बारे में भ्रमण और एक्सपीरियंस दिया यहाँ के लोगों को। ये एक अच्छी चीज़ है। और उसी चरण में कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया कि मैं भी जो है अपने विचार आप सब लोग के साथ में साझा कर सकूं। सो ये मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है, फौजियों में और सिविल में, दोनों में। अब मैं स्ट्रैटेजिक कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्ट्रैटेजिक कल्चर इज अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट इज बिल्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट शेप नेशंस अप्रोच टू सिक्योरिटी, डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ अ नेशन। हर एक राष्ट्र जो है वो सुरक्षित रहना चाहता है और उसको सुरक्षित रहने के लिए वो एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी बनाता है। वो स्ट्रैटेजी इस चीज़ों पे प्रभावित होती है जो मैंने बताया, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, वैल्यू सिस्टम्स पर बेस्ड होती है। और ये जो है राष्ट्र की सामरिक सोच, कलेक्टिव सामरिक सोच के ऊपर जो है असर डालती है। इसी चीज़ को हम स्ट्रैटेजिक कल्चर कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ एक विशेषज्ञों का ये मानना था इस शताब्दी के शुरू में कि भारत में ये सामरिक सोच जो है की कमी है, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। इसका कोई अभाव नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में स्ट्रैटेजिक कल्चर की जो सोच है ये एक नई पहल नहीं है। प्राचीन काल से ही भारत जो है अपनी दूरगामी सोच के लिए जाना जाता रहा है। भारत की सामरिक संस्कृति प्राचीन वेदों और ग्रंथों से विकसित हुई है और उन्हीं पर आधारित है। यह सोच साइंस यानी कि विज्ञान, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता, मैथमेटिक्स अंकशास्त्र, मेडिसिन्स, एथिक्स नीति और आचार का एक संतुलन मिश्रण थी। इसमें चाणक्य की नीतियाँ और वेदों का मिला जुला ज्ञान प्रमुख है। अर्थवेद में शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा, युद्ध रणनीति और सेना की सुरक्षा के मंत्र वर्णित हैं। यह युद्ध और शांति दोनों का वेद रहा है। धनुर्वेद जो कि एक यजुर्वेद का उपवेद है, उसमें धनुर्विद्या यानी कि आर्चरी, शस्त्रों का प्रयोग, व्यूह रचना, सेना का संचालन और सैन्य संगठन जैसे का विशेष उल्लेख किया गया है। आप लोग ने चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी पढ़ा होगा। उसका जो है मंडल सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ मंडला, आप सब ने उसके बारे में जाना होगा। और ये जो उनका अर्थशास्त्र है, युद्ध कूटनीति और शत्रु पर विजय की रणनीतियों के बारे में वर्णित करता है। और इसी के कारण जो है सर्वप्रथम जो है उनकी नीतियों के कारण भारतवर्ष में एक सुदृढ़ और सशक्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आज भी ये ग्रंथ राज्य संरक्षण, गुट निरपेक्षता, गठबंधन की राजनीति जैसे स्ट्रैटेजिक अलायंस और शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर जैसे विषयों पर प्रकाश डालता है। प्राचीन और मध्यकाल में वेदों की शिक्षा से भारत की रणनीति और कूटनीति को काफ़ी प्रेरणा मिली थी। आधुनिक भारत में भी जो है चाणक्य की कुछ नीतियों की झलक हमारी विदेश नीति और सैन्य शक्ति में दिखाई देती है। स्वतंत्रता के बाद गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी इस संस्कृति का हिस्सा बने रहे। लेकिन बीच का जो ये 800 साल का पीरियड था, जहाँ पे मुगल और ब्रिटिश शासन के काल के दौरान मेरा ये मानना है कि हमारी जो है पारंपरिक सामरिक संस्कृति और सोच के ऊपर असर पड़ा। इस दौरान स्वदेशी रणनीति चिंतन और जो सोच है वो हमारी कमज़ोर पड़ गई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, हम एक स्वाधीन देश के रूप में सामने आए। हम फिजिकल रूप से तो स्वाधीन हो गए, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पाई। इसी का कभी कभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी उल्लेख करते हैं कोलोनियल माइंडसेट से फ्रीडम के बारे में, उसके बारे में जो बातचीत करते हैं।
मेरे मानना है शायद ऐसा ही कुछ विचार विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में पहले सोचा होगा, इसके बारे में उनकी आशंका रही होगी, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी। मैं उसकी कुछ एक पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where words come from the depth of truth, where clear stream of reason has not lost its way into the dreary deserts of sand and dead habit, where the mind is led forward by thee into that heaven of freedom, my father, let my country awake. ये जो पंक्तियां हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, ये सिर्फ फिजिकल आज़ादी के बारे में बात नहीं कर रही हैं, वो मानसिक आज़ादी और मानसिक सोच के बारे में भी बात कर रही हैं। इसी को जो है मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री जो है गुलामी की मानसिकता के बारे में बात करते हैं और इससे जो है आज़ादी के बारे में बात करते हैं। अभी यह जो सलाह है ओरिजिनल थॉट की, जो अलग सोचने की और पश्चिमी सभ्यता से जो ना प्रेरित हो, इस तरह की सोच की जो मैं सलाह है आप लोग को नहीं, अपने सैनिक, उसमें अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने साथ के लोगों को, अधिकारीगण को, उन सब को ही देता हूँ। मेरा मानना है कि पश्चिमी सोच से उभरी हुई कोई भी युद्ध नीति जो अगर हम बनाएंगे तो वो मेरे ख्याल से कभी सफल नहीं हो सकती। और यही चीज़ जो है विदेशी हथियारों के बारे में, जिसकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं दुनिया भर को पता रहती है। युद्ध में अगर किसी चीज़ की सफलता मिलती है युद्ध नीति में या स्ट्रैटेजी की, वो एक ही चीज़ पे निर्भर रहती है, सरप्राइज, आश्चर्यचकित कर देना। और ये सरप्राइज तभी होगा जबकि आपकी नीति जो है, युद्ध नीति ओरिजिनल होगी, आपके हथियार जो हैं ओरिजिनल होंगे। तो ये सभी जगहों में इस ओरिजिनल सोच को होना बहुत ज़रूरी है भारतवर्ष में। राष्ट्रीय सोच राष्ट्रीय सुरक्षा से जो है सीधी जुड़ी हुई है। मैं अब राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कुछ एक विचार पेश करना चाहता हूँ। वैसे अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को देखें तो इसका जो दायरा है काफ़ी व्यापक है और विस्तृत है और एक हिसाब से काफ़ी जटिल भी है। और क्योंकि ये व्यापक है इसलिए जो भी व्यक्ति इसके बारे में सोचता है उसका अपना एक अलग ही नज़रिया होता है। अगर एक राजनीतिक या राजदूत इसे देखे तो वह गठबंधन, बायलैटरल अलायंसेज वगैरह इस तरह की स्ट्रैटेजी से देश को सिक्योर करना चाहेगा। अगर आप एक अर्थशास्त्री से बात करेंगे तो वह आर्थिक संप्रभुता की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा को देखेगा। और हमारे जैसे फौजी होंगे तो वो जो है एक फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। तो आज जो भी मैं आपके बारे में बात करूंगा राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद में, हो सकता है उसका इन्फ्लुएंस जो है मिलिट्री से ज़्यादा हो और अर्थशास्त्री या डिप्लोमेसी का जो है उसमें कम मिश्रण है। तो सबसे पहले मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में किस तरह की हमारे साथ चुनौतियां हैं या थ्रेट्स हैं, इसके बारे में जो बात करूंगा तो मैं वापस चाणक्य की बात करूंगा। उन्होंने जो बताया था किसी भी राष्ट्र के समक्ष जो है 4 तरह के खतरे होते हैं। सबसे पहला होता है आंतरिक खतरे, इंटरनल थ्रेट्स। ये खतरे राष्ट्र के अंदर से उत्पन्न होते हैं कि जैसे कि अंदरूनी विद्रोह, क्रांति, अशांति, अलगाववाद वगैरह वगैरह। बाहरी खतरे, एक्सटर्नल थ्रेट्स, ये खतरे देश की सीमाओं के बाहर से आते हैं, ये युद्ध की एक स्थिति पैदा करते हैं और भारतवर्ष ने जो है 47 से 65 और 1971 में इन युद्ध को सामना करना पड़ा, 1962 में। तीसरा खतरा जो चाणक्य ने मेंशन किया था वो ये था एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट्स, मतलब आंतरिक खतरे हैं लेकिन इसमें बाहरी दखल अंदाजी और सहयोग होता है। आपको याद है कि 1960 और 70 के दशक में हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में जो है इंसर्जेंसी का माहौल था और उस दोनों की इंसर्जेंसी को हमारे दोनों पड़ोसी देशों ने सपोर्ट किया था। और आखिरी खतरा जो है दैट इज़ इंटरनली एडेड एक्सटर्नल थ्रेट्स, मतलब बाहरी खतरे, युद्ध हो और उसमें अगर आंतरिक सहयोग हो। वैसे तो जब भी युद्ध की स्थिति होती है वो एक देश को यूनाइट करती है। ये चीज़ आपने कारगिल के युद्ध में देखी होगी, आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में देखी होगी। और ये किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन, कास्ट, क्रीड वगैरह इन सब चीज़ों के दूर हो करके जैसे ही युद्ध की परिस्थिति आती है तो जो है एक देश जो है यूनाइट हो जाता है, यूनाइटेड रहता है। लेकिन अगर ऐसे यूनाइटेड देश के अंदर इस तरह के
लोग होंगे जो कि इस युद्ध के समय दुश्मन को सपोर्ट करेंगे, तो वो जो है स्थिति जो है सबसे ज़्यादा देश के लिए घातक हो सकती है। इसका उदाहरण हमारे यहाँ तो नहीं है, बट हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान 1971 में जब युद्ध हो रहा था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो अब आज बांग्लादेश है, तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, तो उनके लिए वो चीज़ जो घातक रही, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को वैचारिक रूप से, कंसेप्चुअल रूप में अगर देखा जाए, तो ये मेरा मानना है कि ये एक जो इसका आर्किटेक्चर है, इसे हम 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में देख सकते हैं। और ये 3 सर्कल्स जो हैं, सबसे भारी सर्कल है वो ये डिसाइड करता है कि हाउ टू सिक्योर अ नेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। उसके बीच का जो सर्कल है वो ये डिसाइड कर रहा है कि हाउ टू डिफेंड अ नेशन, राष्ट्र को कैसे रक्षा की जाए राष्ट्र। और जो सबसे अंदर का सर्कल है दैट इज मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस ऑफ नेशन, मतलब देश के सैन्य तत्परता और तैयारी के बारे में बात करता है। तो मैं इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये सबसे बड़ा जो घेरा है, सबसे बाहर का जो घेरा है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है। और जैसे मैंने बताया, इस विषय पे चिंतन करता है कि राष्ट्र को सुरक्षित कैसे रखा जाए। ऑब्वियसली जब हम राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें हमेशा एक दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ता है, और इसमें ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की आंकलन करना पड़ता है, उसका जायजा लेना पड़ता है। और इसको सिक्योरिटी देने के लिए जो डिप्लोमेसी है, अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, पर्यावरण की सुरक्षा है, मानव सुरक्षा, तकनीकी टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों का एक तरह से मिश्रण है। तो इसमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हैं देश की शामिल होती हैं। और जैसे मैंने बताया, इसके लिए हमेशा जो है एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ता है। और सामरिक सोच की जो मैं बढ़ावे की बात कर रहा था शुरू में, वो भी इसी चीज़ का एक रीज़न है कि सारे देश भर में होनी चाहिए। इसके बाद में जो दूसरा घेरा है, जो बीच का घेरा जो मैंने बताया, ये डिसाइड करता है कि हाउ डू वी डिफेंड अ नेशन, तो राष्ट्र की रक्षा कैसे की जाए। और जब मैं राष्ट्र की रक्षा की बात कर रहा हूँ तो ये थोड़ी सी मोर टैंजिबल है, मतलब ये ठोस है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो हो सकता है कि थोड़ी सी इनटैंजिबल तरह की चीज़ हो। तो इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स की, एक्विजिशंस की, मैन्युफैक्चरिंग की। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का अगर बेस हमारे देश में रहेगा, आत्मनिर्भर हम रहेंगे, तो युद्ध के समय में हमें और किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, युद्ध जो है आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी के कारण बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, तो डिफेंस R&D के ऊपर जो है बात कराएगा। इसमें मार्शल ट्रेडिशंस के बारे में बातचीत है, या और ये जो है सैन्य परंपरा, युद्ध कला की परंपरा वगैरह, ये भी एक सामरिक सोच का हिस्सा है, लेकिन एक छोटे पैमाने पे। आज ऊपर NCC के बच्चे बैठे हुए हैं, इस तरह की मार्शल ट्रेडिशंस, मतलब डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ देश भर में होनी चाहिए। तो ये सारी सोच जो है देश की, ये सारी सोच जो है उस दायरे में आती है जिसको कहते हैं कि देश को डिफेंड कैसे किया जाए। और जो सबसे बीच का घेरा है, जो कि मैंने आपको बताया कि सैन्य तत्परता और तैयारी का घेरा है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के बारे में है। ये हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, और इसमें जो है सेनाओं की संरचना, उनकी युद्ध क्षमता, प्रशासन, सिद्धांतों की मजबूती और युद्ध योजनाओं को लागू करने की क्षमता शामिल है। इस चीज़ को हम 2 बड़े भागों में देख सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं फोर्स एप्लीकेशन और फोर्स जनरेशन। फोर्स एप्लीकेशन मतलब बल का प्रयोग, एंड फोर्स जनरेशन मतलब बल की उत्पत्ति। और तो बल का प्रयोग में जैसे कि किसी भी चीज़ का हम आंकलन करेंगे, किस तरह की चैलेंजेस या थ्रेट्स है हमारे देश के ऊपर, ऑपरेशनल प्लानिंग, एक रणनीति बनाएंगे, उसको रिहर्स करेंगे, वॉर गेमिंग करेंगे, कंटीजेंसी प्लान्स बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ जो है बल के प्रयोग के लिए होती है, और ये पहले से ही योजना जो बद्ध तरीके से हम इसको तैयार करके रखते हैं अलग अलग कंटीजेंसीज के कारण, कि ऐसा अगर होगा तो हमें इस प्रकार से कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया, बल की उत्पत्ति, फोर्स जनरेशन जो है, वो है रिक्रूटमेंट के बारे में, कि हम लोगों की कैसी जवानों की भर्ती करें, ऑफिसर्स को कैसे रिक्रूट करें, सस्टेनेंस के लिए क्या चाहिए, हमारे इक्विपमेंट जो है उसके लिए स्पेयर पार्ट्स, एम्युनिशन, तेल,
और उनका रख रखाव के बारे में है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में है, और ट्रेनिंग, मतलब व्यक्तिगत ट्रेनिंग या सामूहिक ट्रेनिंग, ताकि जो हम जब बल प्रयोग कर रहे हों तो वो एफिशिएंटली प्रयोग में लाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है 3 घेरों के बारे में बात हुई। ये तीनों जो घेरे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की सैन्य तत्परता, ये ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में है, ये दोनों से एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, और अगर ये सीमलेसली इंटरैक्ट करते हैं तो उस देश का जो है नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये बताने का वैसे ज़रूरी नहीं है कि जो सैन्य क्षमता की बात कर रहे हैं, सैन्य तत्परता की बात कर रहे हैं, वो जिम्मेवारी तीनों सर्विस चीफ्स की है और सीडीएस की है। और जब हम देश की रक्षा की बात कर रहे हैं तो वो रक्षा मंत्री जी और उसके साथ में जो बाकी सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर डिफेंस में ज़्यादातर जिम्मेवारी उनकी है। और जब हम राष्ट्र की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा घेरा है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ, एनएसए, ये सारे लोग इसमें शामिल रहते हैं। और ये सारे लोग जो हैं एक साथ मिल करके सीमलेसली ये घेरे जो हैं आपस में बातचीत करते हैं, तभी जो है जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन जो है सीमलेसली कम से कम समय में हम पूरे कर पाते हैं और अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वॉर ऑब्जेक्टिव्स को पूर्ण करते हैं। अगेन मैं दोबारा आप लोग का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ ओरिजिनल थॉट और थिंकिंग के ऊपर और आत्मनिर्भरता के ऊपर। आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं, आजकल इसके बारे में काफ़ी चर्चा है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, मेक इन इंडिया के बारे में और मेक फॉर द वर्ल्ड के बारे में। नॉर्मली हम आत्मनिर्भरता को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस R&D, रक्षा विज्ञान और रक्षा उत्पादन के साथ में जोड़ करके देखते हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं। मेरा मानना है कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो आत्मन की बात कर रहे हैं, अपने आप के अंदर देखने की बात कर रहे हैं, सोच की बात कर रहे हैं। और ये जो सोच है, जो मैंने शुरू में ओरिजिनल थॉट आपको बताया, ये ओरिजिनलिटी जो है तीनों चीज़ों में आनी चाहिए। मतलब राष्ट्र को कैसे सुरक्षित करना है, राष्ट्र की रक्षा कैसे करनी है, और राष्ट्र की सैन्य तैयारी और तत्परता, और जिसके मैंने 2 हिस्से बताए, फोर्स जनरेशन और फोर्स एप्लीकेशन, सभी में जो है वो आत्मनिर्भर सोच, ओरिजिनल सोच की ज़रूरत है, तभी जो है देश जो है आगे बढ़ पाएगा। ये आई थिंक वॉज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि युद्ध की कीमत बहुत होती है, बड़ी होती है, और कोई भी देश जो है युद्ध नहीं करना चाहता है अनलेस उसके ऊपर थोपा जाए। तो इसके लिए जो है सैन्य तैयारी, डेटरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कहा गया है, टू प्रिजर्व पीस वन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। सो ये एक अंग्रेजी राष्ट्रपति, यूएस के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उनका कथन है। बट हम नॉर्मली ये रहता है कि इस तरह की बड़ी बड़ी कोर्ट्स में जो हैं बाहर के लोगों को एट्रीब्यूट करते हैं, बट ऐसी ही सोच जो है एक्चुअली चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखी गई है। उन्होंने ये लिखा है, राज्य कृते सेना दुर्ग राजधानी च वास्तविक बलम, अर्थात किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसकी सेना, एक मजबूत सेना और एक मजबूत राजधानी होना ज़रूरी है। जब वो राजधानी की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो है एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सेना और एक स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस, वो जो देश को है सुरक्षित रखती हैं, वो जो एक डेटरेंस का काम करती हैं। और जब डेटरेंस फेल होता है तो ये दोनों चीज़ जो है ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं, जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा होगा। अभी तक जो है मैंने अपने अभिभाषण के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा पे अपने जो कंसेप्चुअल विचार या आपके सामने रखे होंगे और उनका उल्लेख किया। मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों को जो है प्रैक्टिकल रूप से भी जोड़ने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में अगर लेंगे तो मेरा मानना यह है कि हमारे पास में समक्ष 2 बड़ी चुनौतियां हैं और उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। अगर मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो ये चुनौतियां जो हैं अभी राइट नाउ जो जियोपॉलिटिकल फ्लक्स है और जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं और जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं, ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। इससे जो है राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो मैं कुछ एक जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में इसका क्या असर पड़ेगा। और जो मैं ये ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ या बदलाव या परिवर्तन की बात कर रहा हूँ,
असल में ये परिवर्तन जो होता है वो स्लो होता है। अभी का जो समय है ये डिसरप्शन का समय है, जो कि विघटनकारी है और काफ़ी तेज चल रहा है। तो वी आर पासिंग थ्रू एन एरा ऑफ डिसरप्शन, ग्रेट डिसरप्शन, एंड नॉट जस्ट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो विश्व जो है इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। द वर्ल्ड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इज पासिंग थ्रू अ मोमेंट ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी एंड फ्लक्स। और इस समय में जो है किसी का सही, हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, फ्रेंड्स कौन है, फोर्स कौन है, एलाइज कौन है, पार्टनर्स कौन है, इन सही का जो है सही तरीके से आंकलन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नियमों के आधार पर वैश्विक व्यवस्था बदल रही है। आज जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी व्यवस्था हो गई है और ताकतवर देश अपना ही कानून बनाए जा रहे हैं। रूल बेस्ड ऑर्डर इज गिविंग वे टू पावर बेस्ड पॉलिटिक्स, might is scoring over what has been right traditionally. So तीसरा जो रुझान है वो है कि राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करना एक आम बात हो गई है। और जो छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखोगे दुनिया भर में जो है ये उजागर हो रही हैं बार बार, हमारे और पाकिस्तान के बीच में नहीं, ईरान और इसराइल के बीच में, कंबोडिया थाईलैंड के बीच में। तो ये बल का प्रयोग जो है, और ये बल का प्रयोग दोस्त ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको लॉन्ग रेंज प्रिसिशन टारगेटिंग इस तरह की वो देती है जिसमें आपको एक मॉरल डिलेमा नहीं है कि युद्ध के अंदर जो है सिविलियंस की कैजुअल्टी हो गई, ज़्यादा लोग हताहत हुए, इकनॉमी पे फ़र्क पड़ा, वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई टेक्नोलॉजी के कारण। इसीलिए जो है आपका जो है अपने भी कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बल का प्रयोग करना जो है वो हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो है हमारे जीवन पे और जीविका पर गहरा असर डाल रही है। और ये जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं या तकनीकी ट्रेंड्स हैं, ये इतनी तेज़ी से चल रहे हैं कि हमारे जो पारंपरिक संस्थान हैं और सोच और हमारी जो इंडिविजुअल सोच है, इसके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रही है। हम पीछे छूटते जा रहे हैं। जो हमारे नेशनल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी अपनी जो सोच है, ये जो बदलाव इतनी तेज़ी से हो रहे हैं दोनों टेक्नोलॉजिकल या जियोपॉलिटिकल, कि हम इसके साथ में कदम से कदम नहीं मिला करके चल पा रहे हैं। इसके साथ में जो है युद्ध का जो है स्वरूप वो तेज़ी से बदलता जा रहा है। युद्ध कला और युद्ध संचालन में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। युद्ध जो है अपने पारंपरिक डोमेन्स जैसे जल, थल और नभ तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब ये जो है साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कॉग्निटिव डोमेन में प्रवेश कर चुका है। एक चीज़ है, अब मेरे ख्याल से दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स, जो अनिश्चितता है या अनसर्टेनिटी है, फ्लक्स है, ये डिसाइड करेंगी कि किस तरह का युद्ध होगा और क्यों युद्ध होगा, कितनी ड्यूरेशन का युद्ध होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी है वो ये डिसाइड करेगी कि युद्ध का आउटकम क्या होगा, जीतेगा कौन। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो देखने वाली है कि जो युद्ध पुरानी डोमेन्स में होगा, मतलब लैंड, सी, एयर इज समवेयर इन बिटवीन, तो ये युद्ध जो है हमेशा काफ़ी लंबा चलेगा, घातक होगा, एक स्लग फ्लेस्ट मैच की तरह में होगा, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने देखा यूक्रेन का युद्ध अभी भी चले जा रहा है, 4-5 साल हो गए। वैसे गाज़ा का और इसराइल का युद्ध, क्योंकि वे लैंड को कंट्रोल करना था इसराइल ने, इसलिए युद्ध जो लंबा था। लेकिन अदरवाइज बाकी जितने युद्ध हैं वो 10 दिन, 15 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, जैसे हमारा था। तो नई डोमेन्स के अंदर जो युद्ध होगी वो जो है स्मार्ट होगी, फास्टर होगी और शॉर्टर होगी और इंटेलिजेंट होगी, जैसे कि सिंदूर में देखा गया। तो ये 2 और 3 जो हैं मतलब जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स और उनका जो इम्पैक्ट लड़ाई के ऊपर में हो रहा है। इसके बाद में मैं जो 2 बातें आपके सामने बात करना चाहता हूँ। मैंने आपसे जो है 3 घेरों के बारे में बात की, उनमें परस्पर एक संबंध के बारे में बात की। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि 2 ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं, वो जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है। और अब आपके पास सामने 2 मुख्य चुनौतियाँ जो भारत के वक्त में हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चुनौती जो हमारे सामने है, हमारे अनसेटल्ड बॉर्डर्स हैं। आप सबको पता है कि हमारे दोनों पड़ोसी देशों ने हमारी लीगल भूमि के ऊपर अधिग्रहण या अवैध रूप से कब्जा है और भी ज़मीन की जो है उसका दावा है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है।
दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज जो हमारे सामने है कि हमारे दोनों ही जो प्रकृति हैं वो न्यूक्लियर संपन्न देश हैं। एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है। मैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट इसलिए कह रहा हूँ कि वो एनपीटी के तौर पर वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और दूसरी जो है न्यूक्लियर आर्म स्टेट है। ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है के कारण जो है उच्चतम स्तर पर एक सामरिक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी आ जाती है रिलेशनशिप में। तो लंबे युद्ध की संभावना कम हो जाती है, ब्रूटल लड़ाई की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसके कारण इस स्थिरता जो ऊपर के लेवल पे रहती है, नीचे के लेवल पे अस्थिरता पैदा करता है और ये जन्म देता है जैसे प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म को, क्योंकि ये एक नया रूप निकल आता है लड़ाई करने का, या ग्रे जोन वॉरफेयर। और ये इस तरह का युद्ध जो है हमारे दोनों ही जो है पड़ोसी देश करने में सक्षम है और हमारे साथ में कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि तो इन दोनों तरह के युद्ध के बारे में हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है हमारा, तो एक लैंड सेंट्रिक कॉन्फ्लिक्ट जो कि मैंने आपको बताया था लंबी चल सकती है, ब्रूटल हो सकती है, उसके बारे में भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा युद्ध हमें लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल हम जैसे कुलपति जी ने बताया 2047 तक विकसित राष्ट्र होना चाहते हैं। हमारी जो जीडीपी अभी पर कैपिटा 2800 होगी, हम भी चाहते हैं कि 6-7-8 हज़ार डॉलर हो और ज़्यादा हो, और 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहते हैं। तो लंबे युद्ध में फंसेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें जो है तैयारी उसकी ज़रूर करनी है, लेकिन अगर लड़ाई पड़े तो छोटा, स्मार्टर, इंटेलिजेंट युद्ध करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे ख्याल से स्मार्ट टैक्टिक्स थिंकिंग, ओरिजिनल थॉट, अगेन जो मैंने दोबारा बताना चाहता हूँ, ये जो है डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। और ये तो था स्ट्रैटेजिक कल्चर के बारे में और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आपसे जो मैं अपने विचार साझा करना चाहता था। हम उत्तराखंड में हैं और यूनिवर्सिटी में हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे उत्तराखंड का ये क्या योगदान हो सकता है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। उत्तराखंड का भौगोलिक स्थान, सांस्कृतिक विरासत और सीमावर्ती राज्य ऐसे पहलू हैं जो राष्ट्र रणनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देने में एक अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। और हमारी जो है सामरिक सोच को बढ़ावा देने में मेरा मानना है कि एक अच्छा भूमिका निभाएंगे। ये इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल से ही जो है पर्वत जो रहे हैं प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। माउंटेन्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन। यहाँ पे लोग ऋषि मुनि, आप लोग ऋषि मुनि जैसे तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन पहले से इस तरह के लोग आए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए, एंड दे हैव गॉन बैक विद लॉट ऑफ इंटेलेक्ट ओवर यहाँ पे। तो ये चीज़ हमेशा से रही है और ये प्राचीन काल में भी नहीं है, इसके बाद में भी काफ़ी सारे राइटर्स वगैरह जो हैं पहाड़ों से इंस्पायर होते हैं, शांति का वातावरण रहता है तो सोच सकते हैं। और अगेन वो ओरिजिनल सोच की बात है। तो हम तो यहाँ के बाशिंदे हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ पहाड़ों में हैं, तो यहाँ पे तो वो उस तरह की ओरिजिनल सोच यहाँ से पैदा होनी चाहिए। वही जो कुलपति साहब कह रहे थे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस यूनिवर्सिटी शुड बी रैंक्ड एट वन ऑफ द हाई लेवल। दैट शुड बी बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन माउंटेन्स वेयर द एनवायरनमेंट इज सो क्लीन, नाइस, पीसफुल। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल सोच जो है खुद ही जो है डेवलप होनी चाहिए। और दूसरा पहलू उत्तराखंड का ये है कि यहाँ से जो है गंगा, जमुना, सरस्वती उत्तराखंड से पहाड़ों से उनकी उत्पत्ति होती है। तीनों रिवर्स जो है देशवासियों के लिए एक तरह से पूज्य हैं और उत्तराखंड एक्चुअली उनका स्रोत है। दे आर अ लाइफलाइन टू ऑल द स्टेट्स एरियाज विच आर डाउनस्ट्रीम टू अस, और ये हमारी संस्कृति की पहचान है। गंगा के जल की तरह ही जो है विचारों का प्रवाह जो है पहाड़ों से होकर के नीचे की तरफ जाना चाहिए, ये मेरा विचार है। और दिस आइडियाज मस्ट फ्लो फ्रॉम हियर। और गंगा स्तुति में इसी का वर्णन है। अगेन मैं संस्कृत में फिर से बोलने की कोशिश करूंगा। यत्र गंगा देव्योत्पन्ना शिखरत प्रवाहति तत्र विद्या दीप सर्वत्र प्रवाहयत। इसका कहने का अर्थ है एज द गैंजेस फ्लोज डाउन फ्रॉम इट्स सेक्रेड सोर्सेज द लैम्प ऑफ लर्निंग स्प्रेड्स इट्स लाइट थ्रू द वैली। मतलब जैसे गंगा जो है अपने शिखरों से बह करके नीचे प्रभावित हो रही है,
वैसे ही जो है ज्ञान का दीपक जो है प्रवाह करते रहे गंगा के साथ। तो वी आर राइटली सिचुएटेड, द यूनिवर्सिटी इज राइटली लोकेटेड इन माउंटेन्स, जहाँ पे ओरिजिनल थिंकिंग का विचार कर सकते हैं, और यहाँ का जो प्रवाह है नेचुरली इट शुड फ्लो डाउन। यू शुड बी एबल टू अज्यूम अ लीडरशिप रोल इन टाइम्स टू कम। मेरे विचार में सामरिक सोच और सांस्कृतिक जिसके बारे में स्ट्रैटेजिक कल्चर के बारे में बात कर रहा था, मैं देश को नेतृत्व प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के पास सभी आवश्यक गुण हैं। जैसे मैंने बताया कि ये देवभूमि नहीं सैन्य भूमि भी है, तो राष्ट्र की सुरक्षा से जो है यहाँ के लोग जो हैं बहुत समय से जुड़े हुए हैं और हर एक रैंक में जुड़े हुए हैं। ये सब आपको पता ही है, और इसी मुहिम के चलते हुए पिछले हफ्ते मैंने जो है देहरादून में एक थिंक टैंक का भी लॉन्च किया था, जो कि इसी चीज़ों के बारे में बात करेगी। और मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो विश्वविद्यालय हैं उनके साथ में उस थिंक टैंक को जोड़ा जाए, ताकि हम लोग मिल सके आगे काम कर सकें। आखिर में मैं अपना जो आज का अभिभाषण है इसे ख़त्म करने के पहले स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह सिलसिला जो है जीवन पर चलता रहता है। मेरे 44 साल हो चुके हैं फौज में, 45 साल, एंड मैं भी अपने आप को एक तरह का अभी भी स्टूडेंट ही मानता हूँ। और ये नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे को जो है सब चीज़ पता है। विद एवरी इंट्रैक्शन, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, किसी भी चीज़ से, स्टूडेंट से हो, बाहर के लोगों से हो, तो मैं उसको एक सोचता हूँ कि मैं उससे क्या गेन कर सकता हूँ क्या, और उसी चीज़ को फिर मैं अप्लाई करता हूँ दूसरी जगहों पे। तो आप भी जो है हर रोज़ नया कुछ सीखने की कोशिश करें, और ये ना सोचें कि जो है यहाँ पे जो था सिर्फ एकेडमिक टाइम में जो आप थे सिर्फ सीख रहे हैं। यू विल हैव टू लिव एज इफ यू आर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू आर टू लिव फॉर एवर। ये कथन जो है महात्मा गांधी के हैं। यह प्रसिद्ध कथन जो है महात्मा गांधी ने हमारे जीवन में शिक्षा और लगातार सीखने की महत्वता पर जोर दिया है। यहाँ पे लेक्चर शुरू करने के पहले कुलपति जी बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहिए कि अपने रूट से जुड़े रहें, और मैं यही कहना चाहता हूँ। वो मेरे ख्याल से कहना चाहते थे कि आजकल के बाहरी दुनिया में दिखावा आपके पहन सहन में, रहन सहन में वगैरह ये ज़्यादा है, तो सिंप्लिसिटी मेरे ख्याल से ज़रूरी है। वो एक और वो है, हमेशा मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ एक, और सिंप्लिसिटी जो है वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगेन दैट सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट सोफिस्टिकेशन इन लाइफ। तो अपने आप का जो विचार जो है सिंपल रखिए। यूनिवर्सिटी ने जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इस 50 साल से थोड़े अधिक समय में सही दिशा और सही गति और कठोर परिश्रम के कारण जो है काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं इसके लिए कुलपति महोदय और फैकल्टी के सभी लोगों को अपने हृदय से बधाई देना चाहता हूं, और छात्रों में उनके जीवन के में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में जो आप सहयोग देते हैं, उनकी ड्रीम्स को रियलाइज़ करने के लिए वो भी एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। उसके लिए भी मैं आप सब लोग को बधाई देना चाहता हूँ, और आप सबके उत्तम और उज्जवल भविष्य की सफलता की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। धन्यवाद। जय हिंद।